चलो तो शुरू करते हैं संधि का अगला प्रकार, यण स्वर संधि। कल के क्लास में हमने जाना था दीर्घ स्वर संधि और वृद्धि स्वर संधि के बारे में। तो स्वर संधि का तीसरा प्रकार होता है यण स्वर संधि। तो सबसे पहले हम जान लें, हमारे हिंदी भाषा में दो वर्ण ऐसे होते हैं, या और वा, या और वा। ये दोनों अर्ध स्वर कहलाते हैं। अब अर्ध स्वर क्यों कहलाते हैं ये भी जान लें। देखो, ये दोनों जो वर्ण है वो दो स्वरों के मिलने से बना है। जैसे ई और अ, ई स्वर और अ स्वर के मिलने से ये य बना है। उसी तरह उ और अ करके क्या बना है, व बना है। तो केवल और केवल जितने भी व्यंजन हिंदी भाषा में, उसमें य और व ही दो ऐसे व्यंजन हैं जो दो स्वरों के मेल से बने हैं। तो ये पहले जानना है। और जैसा कि इस संधि का नाम है संधि, तो याद रखें जो विकार उत्पन्न होता है तो इसमें यह नया शब्द बनता है, उसमें यह विकार के रूप में दिखता है और दूसरा जो वर्ण है वो है व। ठीक। तो यह जैसा कि अभी मैंने बताया कि किसी भी शब्द के अंतिम वर्ण, किसी भी शब्द का अंतिम वर्ण यदि ई है और दूसरे शब्द का प्रथम वर्ण यदि या आ है, तो ये दोनों वर्ण मिल करके या फिर या बन जाता है। ई और आ मिल गया तो या बन जाएगा। ई और अ अगर जुड़ता है तो वो या में परिवर्तित हो जाता है। और दूसरा क्या देखें, तो अगर ये उ के साथ अ, अगर प्रथम शब्द का अंतिम वर्ण या कहें उसकी जो मात्रा है वो उ मात्रा है और दूसरे शब्द का प्रथम अक्षर अ या आ हो, तो वो व हो जाएगा या वा हो जाएगा। बस यही इसका मुख्य पहचान है यण स्वर संधि का। तो इसमें और वह बनता है और दोनों चूंकि अर्ध स्वर कहलाते हैं दोनों व्यंजन, ये चीज को भी याद रखना है। तो चलो देखते हैं यण स्वर संधि। यदि ई उ और री के बाद कोई भिन्न स्वर आए, भिन्न स्वर का मतलब ई के सामने ई नहीं आना चाहिए, ना बड़ी ई मत आए, तो ये दोनों को छोड़ के कोई भी दूसरा स्वर आए तो वो भिन्न स्वर कहलाए। तो इनका परिवर्तन क्रमशः य व तथा र में हो जाता है, ये कहना है। तो चलो देखते हैं कैसे हो जाता है, नियम को समझते हैं। ई का यह हो जाता है, लिखा है जैसे इति धन आदि। तो इति धन आदि में इति कैसे लिखाएगा पूरा, अगर इसका विच्छेद करें तो ई धन आधा त, इस तरह धन ये हो जाएगा छोटा ई की मात्रा, ये है छोटा ई। उसी प्रकार आ और ये हो जाएगा द और ये हो जाएगा छोटा ई की मात्रा कहें या ये। तो ये ई और आ मिलके या बन गया। अब चूंकि
ये त से ई निकल के दूसरे शब्द के प्रथम अक्षर से जुड़ गया और या बन गया, इसीलिए जो त है वो आधा बन जाता है। तो याद रखना है एक पहचान विशेष रूप से कि यण स्वर संधि में आधा अक्षर आ जाता है। किसके सामने रहेगा? वो य के सामने आधा अक्षर रहेगा या व के सामने आधा अक्षर हो जाता है, क्योंकि वो जो ई की मात्रा है वो आ के साथ या अ के साथ य का निर्माण कर लेता है। व में अगर ई की मात्रा है यानी ई की मात्रा है तो वो आ के सामने आ गया तो या बन जाता है। और जिसमें ई की मात्रा रहेगा वही अक्षर ही आधा बनता है, ये भी याद रखना। जैसे त में ई की मात्रा है तो त देखो आधा हो गया, तो इति धन आदि तो इत्यादि। देवी धन आवाहन तो देव्याहन हो गया है। सुधन आगत तो इस तरह से स्वागत हो गया। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट शब्द है। हम स्वागत शब्द तो जानते हैं, लेकिन ये बना कैसे है? तो सु धन आगत से, क्योंकि कभी कभी परीक्षा में पूछ देता है कि स्वागत का संधि विच्छेद सही संधि विच्छेद कैसे रहेगा। तो स्वधन आगत भी कोई उसमें ऑप्शन दे सकता है। तो ये स्वधन आगत से नहीं बना है, सुधन आगत से बना। तो ये इसको याद रखना है। दूसरा देखें, ये उ बड़ा उ धन व का जो संबंध है, तो देखो वधु में बड़ा उ का मात्रा है और आगमन लिखा है, तो उ और आ मिलके हो गया उआ। और चूंकि धा में से उ को हमने आ के साथ जोड़ दिया तो धा आधा हो जाता है, तो वध्वागमन हो गया। वधु धन आगमन का क्या हो गया? वध्वागमन। पितृधन आदेश, पितृधन आदेश, तो इसमें का री की मात्रा और ये आ मिलके तो री की मात्रा क्या हो जाएगा? र बन जाएगा, आधा र। तो याद रखना है यहां ये पी आधा ता और ये री का मात्रा आधा रा बनता है, लेकिन आधा रा में चूंकि आ की मात्रा जैसे जोड़ते हैं तो वो पूरा रा बन जाता है। तो पित और री, जो री का मात्रा है रा में परिवर्तित हुआ और रा में आ की मात्रा हो गया, तो पित रा देश, तो त और रा मिलके त्रा हो गया, तो पित्रादेश हुआ। क्लियर? ये इस तरह है, ये पी धन आधा ता फिर आधा रा और फिर ये हो गया आ की मात्रा, तो यही मिलके बना पित्रा। और देश ये तो जुड़ेगा ही। इस तरह जो ऋषि का रा होता है वो आधा रा बन जाता है, चूंकि ऋषि की री के सामने आ या अ आएगा तो र ही बनेगा, आ आएगा तो रा बन जाएगा। तो शुरू में आधा ता है तो आधा ता और रा मिलके त्रा हो जाता है, इसलिए इस तरह बना है। चलो देखें यड़ संधि के कुछ अन्य उदाहरण। यदि धन अपि तो ये बन जाता है यद्यपि। द में ई की मात्रा इसलिए द आधा, तो यद्यपि दरअसल इस तरह लिखा जाता है। अगर ये वाला रूप में ना देखें तो द आधा होता है या पूरा होता है। ये यही यद्यपि, ये जो यद्यपि लिखा है, ठीक है, इसी को इस रूप में लिखा जाता है। इसी यद्यपि को इस रूप में भी लिखा जाता है और इस रूप में भी लिखा जाता है। जैसे ये विद्या, विद्या को कैसे लिख सकते हैं? और वी आधा द हलंत वाला, उसके बाद या, बस ऐसी है। तो यद्यपि, ये यद्यपि लिखा है। अब देखें अति धन अधिक, तो ती में से ई का मात्रा निकाल दें तो आधा ता और इसका ई और अ मिलके यह बन गया, तो अत्यधिक शब्द इस तरह से बना है। अभिधनर्थी, अभ्यर्थी, अभिधनर्थी मिलके
कोई चुनाव लड़ने वाला होता है, किसी चीज पे, किसी चीज के लिए कोई आवेदन करते हैं, तो हम क्या बोलते हैं? जैसे नौकरी के लिए, कोई नौकरी के लिए आवेदन कर रहा है तो अभ्यर्थी कहा जाता है। किसी चुनाव में भाग ले रहा है यानी एक प्रतिनिधि के रूप में खड़ा है चुनाव लड़ने के लिए, तो वो भी अभ्यर्थी कहलाता है। निधन ऊन तो न्यून हो गया। देख लीजिए, न्यून, न्यून शब्द सब लोग परिचित है, न्यून माने कम होता है, तो ये न्यून शब्द निधन ऊन से बना है। निधन ऊन बड़ा ऊ का मात्रा है य में। अनुधन एषण तो अन्वेषण, अन्वेषण करना माने खोज करना, अन्वेषण खोज करना के लिए। अब देखते हैं स्वर संधि का चौथा प्रकार, अयादि स्वर संधि। यण स्वर संधि पूरा हो गया। चौथा देखें, यदि ए ऐ और ओ औ ये दोनों का पहचान क्या है? अयादि में याद रखना है संयुक्त व्यंजन, संयुक्त स्वर। ये दोनों क्या है? संयुक्त स्वर है। ए ऐ भी संयुक्त स्वर है, ओ औ भी संयुक्त स्वर है। तो यदि ए ऐ और ओ औ के पश्चात इन्हें छोड़कर कोई अन्य स्वर हो, यानी कि ए ऐ के सामने ए ऐ वाला स्वर मत आए, ओ औ के सामने ओ औ स्वर मत आए, उनको छोड़ के कोई अन्य स्वर आए, तो इनका परिवर्तन क्रमशः ऐ आय औ आव में हो जाता है। नाम से ही क्लियर है, देखो अयादि, इसका मतलब क्या है? ऐ या औ, ऐ या औ, या ऐ के जगह में और क्या कह सकते हैं? आय, ऐ आय औ आओ। ये तो अयादि में ही लिखा है ना, तो अयादि माने क्या होता है? ऐ आ रहा है आदि में, आदि माने प्रारंभ में, ठीक। तो ये जो विकार उत्पन्न होता है वहां पर ये ऐ या आय आएगा, या औ या आ, इसी रूप में विकार उत्पन्न होता है जब संधि होता है दो शब्दों का। चलो उदाहरण से समझते हैं। जैसे ए का अय हो जाता है, कह रहा है। जैसे देखो, ये ने है और ये धन अन है, ने का क्या हो जाएगा? हलंत वाला न, और धन ए, और ये अन का अधन न। तो इस तरह ए और अ मिलके क्या बन गया? अय। तो ये देखो, न अय न, तो ये हो गया न, ये तो आएगा इस तरह, आय इस तरह आय, तो ना उसमें आ जुड़ के पूरा ना बन जाता है, और ये नयन बन गया भाई। तो ये ने में से ए और ये अन का आ, तो ए और आ मिलके आय बन जाता है। ए और क्या मिलके? आ मिलके क्या बन जाता है? अय बन जाता है। क्लियर? तो इस तरह ने और अन से बना नयन। इसको अलग से संधि विच्छेद करके ही बता दिया। इसको पूरा संधि विच्छेद करें ने को, तो हलंत वाला न यानी आधा न, और एक वाला कर दे, और अन का यह दूसरा शब्द है अन, तो दूसरे शब्द का प्रथम पहले शब्द या शब्दांश का अंतिम वर्ण यानी उसकी जो, तो वही बनता है अय। अगर अय के साथ वही शब्द आए, अय आए, तो वो आय हो जाएगा। क्या सब चीज समझे? यहां देखना है, ए के साथ अय आता तो अय बनता है। अय के साथ यदि आ जाए, या आ जाए, या आ जाए, तो वो आय बनेगा, क्योंकि ए का अगला वाला है ना,
एक अधिक है तो ए का अ से जोड़ेंगे तो अय का अ से जुड़ा तो आय बनेगा। उसी तरह ओ का अगर अ से तो वो औ बनता है, लेकिन औ का यदि अ से संधि हुआ तो वो आव बनता है। इसको याद रखें। उदाहरण देखें, अय जैसे नय और अक, तो नय धन अक को जोड़ेंगे तो नायक होगा। कैसे होगा? नय का संधि विच्छेद आधा न, अय धन अ धन क। तो यहां देखें प्रथम शब्दांश का प्रथम स्वर अ, तो अय और आय, तो न में ये दोनों मिलके बना क्या बना? आ यह। तो आधा न में आ जुड़ गया तो बन गया ना, और ये का, तो इस तरह नायक शब्द बना। तो प्रश्न परीक्षा में कैसे पूछता है वो? ये जो संधि वाला शब्द है होने के बाद जो शब्द बना है, इन शब्दों को प्रश्न में देगा। वहां हमको उसका सही संधि विच्छेद वाला रूप कौन सा है, ये प्रश्न में ऑप्शन में दिया न रहता है। ये प्रश्न में दिए रहेंगे और इनका हमको सही संधि वाला विकल्प पहचान के लिए पूछा जाता है। साथ ही साथ उस कौन सा प्रकार है संधि का ये भी पूछता है। तो याद आए आए तो आय के साथ कहीं अ जुड़ा है तो आय, उसी तरह ओ के साथ अ जुड़ा है तो औ, और औ के साथ कहीं अ जुड़ गया तो आव बन जाता है। उदाहरण से और देख लेते हैं, ओ वाला देख लेते हैं। ओ कब? ओ धन अन से बनता वन, पो का ओ और ये आ, तो ओ और आ मिलके अव हो गया। तो आओ तो आ के पूरा पद बन जाता है। ओ की मात्रा क्या बन गया? अ व, और ये व, तो पवन। पोधनन, तो पावन शब्द देख के जान डालना है। आव है इसमें, इसमें अव है, तो आव कब हुआ होगा? जब अव के साथ अ जुड़ा। पवन देख के जानना है, अव हुआ है मतलब ओ के साथ अ जुड़ा है, ऐसे कर। क्लियर? चलो, आया अयादि संधि की कुछ कौन से हैं? जैसे शे धन अन श, भो धन अन भवन, धन अक गायक। चूंकि अय है तो आय बनेगा, तो इसलिए पौ धन अक पावक। पावक किसे? अग्नि का ये पर्यायवाची शब्द है। श्रव धन अन श्रावण, श्रावण जिसे के रूप में पढ़ते हैं तो सावन का महीना बोलते हैं, ये तसावण। श्रोधन अन कहेंगे तो श्रवण, श्रवण मीन्स कान होता है। श्रवण मीन्स कान को श्रवण बोलते हैं। तो इस तरह से हमारा स्वर संधि के सभी प्रकार यहीं पर कंप्लीट हुआ। अब देखते हैं व्यंजन संधि। व्यंजन संधि में क्या होता है? तो व्यंजन के इसमें जो प्रथम शब्द का अंतिम वर्ण हमेशा व्यंजन होगा, जो कि दूसरे शब्द के प्रथम जो वर्ण रहेगा वो या तो स्वर रहेगा या व्यंजन रहेगा।
लेकिन इस बात का गारंटी है कि प्रथम शब्द का अंतिम वर्ण क्या होगा, हमेशा व्यंजन ही होगा। अब वो हलंत वाला रूप में होगा, ठीक है, जो व्यंजन होगा वो हलंत वाला यानी आधा अक्षर के रूप में हो रहेगा। तो उस व्यंजन में जो रूपांतरण होता है, ठीक है भाई, जब एक किसी शब्द के अंतिम व्यंजन का दूसरे शब्द के प्रथम स्वर या व्यंजन से मेल होता है, तो उस व्यंजन में जो रूपांतरण होता है, कौन से व्यंजन में, जो प्रथम शब्द का अंतिम व्यंजन है, तो उसमें जो रूपांतरण होता है उसे व्यंजन संधि कहते हैं। अब जैसे समझते हैं, एक उदाहरण से समझा रहा हूं। जैसे देखिए, जगत धननाथ, जगत धननाथ, ये व्यंजन संधि के उदाहरण है। तो प्रथम शब्द कौन सा है, जगत। जगत का अंतिम वर्ण कौन सा है, ये हलंत वाला था यानी आधा था। तो पहले तो क्लियर कर दिया हूं, व्यंजन संधि में प्रथम शब्द का अंतिम वर्ण हमेशा हलंत वाला रहेगा यानी आधा अक्षर रहेगा, आधा, और व्यंजन ही रहेगा वो। प्रथम शब्द का अंतिम वर्ण व्यंजन होना निश्चित है, वो भी हलंत वाला। यही पहचान है व्यंजन संधि का। अब का प्रथम जो वर्ण है वो स्वर भी हो सकता है और व्यंजन भी हो सकता है, दोनों में से कोई भी हो सकता है। तो ध्यान रखना है, जो विकार उत्पन्न होता है यानी जिस वर्ण में परिवर्तन होता है, वो हमेशा प्रथम शब्द का अंतिम वर्ण होता है, उसी में परिवर्तन होता है, ठीक है। तो जैसे इसका जब संधि हो जाने के बाद जो शब्द बनता है वो क्या बनता है, देखो आधाता है ये। अब संधि होने के बाद अब ये नाथ, इस तरह जगन्नाथ बनता है। तो जगत नाथ, ये दोनों शब्द जब आपस में जुड़ते हैं तो प्रथम अंतिम वर्ण में जो कि एक व्यंजन है आधा वाला, उसी में विकार उत्पन्न होता है, उसी में बदल परिवर्तन होता है। तो चलो अब आगे को देखेंगे। चलो अब देखते हैं व्यंजन संधि के कुछ उदाहरण और व्यंजन संधि को समझने का प्रयास करते हैं। तो जैसा कि अभी मैंने बताया, जगत धन ईश, तो जगदीश, जगन्नाथ भगवान को ही क्या कहा जाता है, जगदीश, यानी जगत का जो ईश है, स्वामी है, मालिक है, ईश्वर है, जगत का जो ईश्वर है वो जगदीश हो गया। तो यही आधाता में देखो बदलाव हुआ है। आधाता जब इस शब्द के साथ जुड़ा यानी कि इसमें व्यंजन के साथ स्वर का संयोग हो रहा है, मेल हो रहा है, तो त से बन गया द, त से क्या बन गया, द बन गया। अब ये इसके बारे में और जानेंगे, पहले मैं उदाहरण के बता देता हूं कि त से द बनेगा, ये हम कैसे जानेंगे ये भी बताऊंगा। पहले उदाहरण को देख लेते हैं, ठीक है। जगत धननाथ, तो यहां पर आधा था, देखो आधा ना बना, जगन्नाथ बन गया। न के साथ जुड़ा, एक व्यंजन के साथ जुड़ा, तो न व्यंजन के साथ जुड़ा तो ये आधा था, आधा ना बन गया तो जगन्नाथ। जगत शब्द के ही साथ जब ईश्वर शब्द जुड़ा तो जगदीश्वर। यहां पर देखो, जब ईश्वर आ रहा है, स्वर आ रहे हैं आधाता के सामने, तो त द बन जा रहा है, बन रहा है ना, इसमें भी ईश्वर में भी। लेकिन इसी आधाता के सामने जब व्यंजन आया तो जो व्यंजन आया उसी का आधा अक्षर बन गया है। उसी तरह देखें, सत धन जन, अब यहां देखो त एक व्यंजन है, अब व्यंजन के सामने व्यंजन ज ही आया, तो यहां पर ये आधा ता जिसके साथ जुड़ रहा है उसी का आधा बना, यानी ज के साथ जुड़ा तो ये आधा ता आधा ज बन गया, इस तरह सज्जन शब्द बना। उसी तरह यहां जगत में जब
नात को जोड़े तो चूंकि आधा तार न यानी व्यंजन के साथ जुड़ा तो न का आधा बना। ठीक, तो क्या नियम पता चला पैटर्न से कि अगर व्यंजन आधा ता है और उसके साथ व्यंजन जुड़ता है, व्यंजन वर्ण उसके साथ, तो दूसरे शब्द के प्रथम अक्षर के अनुसार वो उसी का आधा अक्षर बन जा रहा है। क्लियर? आगे और देखते जाते हैं। सत से देखें, सत धन जन तो वही सज्जन हुआ। अब देखें सत धन गुरु, तो सत का व्यंजन और ये दूसरे शब्द का गुरु भी एक व्यंजन वर्ण है, तो क्या बन गया? सदगुरु। क्या बन गया? सदगुरु। यहां पर त क्या बना? आधा द बन गया। तो कुल मिला के व्यंजन में परिवर्तन हो रहा है। तो सदगुरु से जान रहे हैं, सदगुरु बोलते हैं, तो सत धन गुरु तो सदगुरु। सत धन आनंद तो सदानंद। और जब भी तक आधा त के सामने स्वर आता है तो वो द बन जाता है। ये हम पिछला उदाहरण से भी समझ पाए हैं। सत धन चरित्र तो सच्चरित्र हो गया। च के सामने व्यंजन सामने जुड़ता है तो उसका आधा रूप बन जाता है, तो सत धन चरित्र सच्चरित्र। सत धन उपदेश तो सदुपदेश हो गया। फिर ये त क्या बन गया? द बन गया। स्वर सामने आया, वो एक स्वर है, तो जब स्वर सामने आता है तो ये त क्या बन जाता है? द। उत धन घाटन, अब ये व्यंजन है घ, तो ये हो गया उद्घाटन, तो द बनेगा यहाँ पर। भाई आधा जो ता है द में परिवर्तन हुआ। उत धन ज्वल तो उज्ज्वल, यहाँ पर आधा था, क्या बना? आधा ज बना। तो याद रखना है, ये चीज भी अक्सर पूछा जाता है। चलो तो देखते हैं। उत धन ज्वल बराबर हो गया उज्ज्वल। यहाँ पर आधा था, ये व्यंजन वर्ण ज से जुड़ रहा है तो वो आधा था, आधा बन गया। अक्सर परीक्षा में पूछा जाता है कि कौन सा जो शब्द है वो सही ढंग से लिखा है। ठीक है, तो ये आधा ज 2 बार रहता है जब उज्ज्वल लिखते हैं, तो ये याद रखना है। ठीक है, उज्ज्वल जब लिखते हैं तो जो ज है वो 2 बार आधा लिखा रहता है। इस चीज को याद रखना है। सट धन आनन, तो ये ट आधा जो ट है वो ड में ड बन जाता है। ठीक, अब इसका एक थोड़ा सा नियम मैं बता देता हूं। जैसे हम त वर्ग के लेटर को लिखेंगे, अक्षरों को, वर्णों को लिखेंगे, तो त थ द ध न होता है। ट वर्ग के वर्णों को लिखे तो ट ठ ड ढ अण होता है। तो देखो ऊपर के उदाहरण में त के सामने जब स्वर आता था तब वो द बनता था, यानी कि त अपने ही वर्ग के तीसरा वर्ण बन जाता है। त वर्ग का तीसरा वर्ण क्या है? द। तो त द में परिवर्तित हो जाता है, संधि विच्छेद होता है तो व्यंजन संधि। उसी तरह ट का तीसरा वर्ण कौन है उस वर्ग का? ड। इसीलिए सट धन आनन का जब संधि हुआ सट और आनन में, तो ये जो ट है आधा ट वो उसका तीसरा वर्ण बन गया ड, तो इसलिए सट धन आनन बराबर षडानन हो गया। दीक धन अंत, तो क वर्ग का तीसरा जो वर्ण होता है वो होता है ग। इसीलिए आधा का जब स्वर के साथ जुड़ा तो वो देखो दिगंत, यानी जो क व्यंजन है वो किसमें बदल गया? ग व्यंजन में। तो अपने ही वर्ग का तीसरा जो वर्ण है उसमें बदल जाता है व्यंजन संधि में। ये चीज याद रखना।
यहां देखो सत धन मार्ग, तो त का तीसरा वर्ण कौन सा होगा? त वर्ग का, त वर्ग का तीसरा क्या होगा? त थ द, द होगा। लेकिन यहां लेकिन शब्द आ जाता है कब? जब इस व्यंजन के बाद व्यंजन के सामने कोई व्यंजन वर्ण ही हो तब। अगर स्वर हो, आधा ता, आधा टा, आधा का, इसके सामने स्वर वर्ण हो, तब तो उस वर्ग का तीसरा वर्ण बनेगा। लेकिन अगर इनके सामने व्यंजन वर्ण हो, आधा ता म के साथ जुड़ रहा है तो म व्यंजन है, उस कंडीशन में वह नियम लागू नहीं होता। कुछ जगह होता है, कुछ जगह नहीं होता। तो ऐसे कंडीशन में ये क्या बन जाता है? आधा अक्षर बन जाता है। जो व्यंजन है आधा ता है, तो सत मार्ग से क्या हो गया? सन्मार्ग। क्या हो गया? सन्मार्ग, या सदमार्ग भी बोलते हैं। आधा द भी बना सकते हैं तो भी सही होता, लेकिन सन्मार्ग बन गया। महत धन छाया, तो महत छाया हो गया। तो यहां पर देखिए तो छ के सामने जब ये ता आता है तो ये आधा च बन जाता है। ये भी याद रखें, ठीक है? क्यों? च छ ज झ, तो ये जो छ है, छ का प्रथम वर्ण, ये च छ ज झ ञ, याद रखो ये छ क्या है? च छ, च वर्ग का है, तो च वर्ग का प्रथम अक्षर बनेगा यादता, क्योंकि छ के साथ जुड़ रहा है तो उसका प्रथम अक्षर होता है। देखो जैसे ये ज को देखो, ज को, ये ज क्यों बना? क्योंकि इधर ज है, तो च छ, ये ज झ, तो ये ज आधा था, तो ये च नहीं बन के आधा ज ही बन गया, आधा ता। यहां पर देखें, ये जो अभी आए थे किसमें? ये महत धन छाया में। तो चूंकि यहां जो छ है वो पूरा है, तो यहां छ का प्रथम वर्ण ज बना, तो आधा ता क्या बन गया? आधा च बन गया। और उसमें आधा ज था, इसलिए वैसा ही वो वर्ण बना, आधा वाला। अगला देखे प्रतिधन छवि, तो प्रति छवि वही छ के सामने, छ के साथ जब ये आधा ता जुड़ता है तो वो आधा च बन जाता है, ठीक? ये हो गया प्रतिधन छवि, प्रति छवि। तत् धन हित, तद्धित, त थ द ध, तो यहां देखो ये त क्या बन गया? तद्धित, तो ये क्या हो गया? तत् हित, तो ये जो ह है यही यहां पर परिवर्तन हो गया है, तद्धित बना था, तद और हित से बना है तद्धित। उसी तरह पत धन हति से बना है पद्धति। बहुत इंपॉर्टेंट शब्द है ये, थोड़ा सा ये शब्द परीक्षा में पूछा जाता है, ऐसे ऐसे शब्द। तत् धन हित से बना है तद्धित, पत धन हति से बना है पद्धति। बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको अलग से नोट करके रखना। उसी तरह देखें तो अनुधन छेद, तो अनुच्छेद, अभी बार बार देख रहे हैं हम कि छतरी के छ के सामने जब ये कोई वर्ण आए, तो अगर वो उसमें बदलाव नहीं हो रहा है तो उसके सामने आधा रूप में आ जाता है। देखो अनु तो लिखा ही है, अच्छेद भी लिखा है, लेकिन दोनों जब जुड़ा तो आधा च एक्स्ट्रा आ गया वहां, अनुच्छेद। आधन छादन, तो आच्छादन, ये जब दूसरा शब्द का प्रथम अक्षर छ हो, उसमें कोई भी स्वर जुड़ा हुआ हो, तो उसके पहले आधा च आना निश्चित है। वाकधन इस, तो ही क से ग बन जाता है, तो वागिस कब ग बनता है? ये देखो स्वर वर्ण से मेल होता है तब।
इस तरह से हमारा व्यंजन संधि भी यहीं पर समाप्त। अब देखते हैं विसर्ग संधि। तो विसर्ग संधि किसे कहते हैं भाई? तो विसर्ग के साथ स्वर या व्यंजन का मेल होने पर, विसर्ग यानी वही अहा की मात्रा। तो विसर्ग के साथ स्वर या व्यंजन का मेल होने पर जो विकार होता है, जुड़ने पर जो विकार उत्पन्न होता है, उसे विसर्ग संधि कहते हैं। यहाँ विसर्ग संधि के कुछ उदाहरण चलो हम लोग अब देखते हैं और उसे समझने का प्रयास करते हैं कि कौन कौन सा नियम से विसर्ग संधि होता है। देखें पहला, मनः धन रथ। तो क्या बन गया? मनोरथ। अब यहां पर ये जो न में अहा की मात्रा था यानी कि विसर्ग था, जैसे ही रथ शब्द से जुड़ा तो अहा की मात्रा किस में बदल गया? ओ की मात्रा बन गया। मन से क्या बन गया? सॉरी, मन से क्या बन गया? मनो बन गया। मनो और रथ तो सेम टू सेम लिखा है। तो मना धन रथ जब जुड़ा तो मनोरथ बन गया। यहाँ क्या पता चला कि जो विसर्ग है वो ओ की मात्रा में परिवर्तित हो गया। अब देखें यहाँ मना धन अनुकूल, तो मनोनुकूल हो गया। यहां भी देखो ओ की मात्रा बनाए, ठीक। अब ये अ इसमें समाहित हो गया, अहा की मात्रा और ये अ दोनों जुड़ के बना ओ की मात्रा। ये भी याद रखना है ना। ये पहला उदाहरण में प्रथम अक्षर व्यंजन है, जबकि दूसरे उदाहरण में देखें तो प्रथम अक्षर स्वर है। तो विसर्ग और ये स्वर दोनों मिलके ओ बना है, ठीक है। तो मना और अ ये मिलके बना मनो और फिर नुकुल, ऐसे लिखा है। आगे देखें, यशः धन अभिलाषा। तो ये यशोभिलाषा हो गया। विसर्ग और अ मिलके ओ की मात्रा बन गया। किस में लग गया ओ की मात्रा? शम। अधः धन गति। तो अधोगति, यहां पर तो व्यंजन है वो इसके साथ नहीं जुड़ेगा, केवल यहाँ विसर्ग जो है अहा की मात्रा वो ओ की मात्रा बन जाएगी। तो अधः धन गति बराबर अधोगति। अधोगति यानी होता है पतन होना, गर्त में जाना, ठीक है, नीचे चले जाना। अधो यानी नीचे होता है, गति तो नीचे की ओर गति होना। जैसे कोई अमीर आदमी है, गरीब हो गया, कंगाल हो गया, तो उसका अधोगति हो गया। तो यश के मामले में भी हो सकता है, किसी भी चीज में किसी का पतन हो जाता है तो उसे ही अधोगति कहते हैं। अगला देखें, पयः धन धर। तो यहां पर भी वही होगा, ये व्यंजन है तो जो अहा की मात्रा यानी विसर्ग है वो ओ की मात्रा बन गया, तो पयोधर हो गया। यशः धन गाथा। तो यशो गाथा, चूंकि ये प्रथम अक्षर दूसरे शब्द का व्यंजन है, इसलिए जो विसर्ग है वो ओ की मात्रा में बदल गया। आगे देखिए, मनः धन ज। तो ये हो गया मनोज। वही सिद्धांत, दूसरा शब्द व्यंजन होने के कारण जो विसर्ग है वो ओ की मात्रा में परिवर्तित हो गया। मना धन हर, मनोहर। मना धन योग, मनोयोग, ठीक। दू धन बल, दुर्बल। अब यहां देखिए, यहां पर जो विसर्ग है वो आधा रा में बदला हुआ है, तो दू धन बल में दुर्बल हुआ। दुर्धन गम में दुर्गम और निधन आकार में निराकार। तो इतने उदाहरणों को थोड़ा देखते हैं जहां पर ये जो विसर्ग है वो किस में बदल रहा है? आधा रा, जिसे रेप कहते हैं, ऊपर लगने वाला जो आधा रा होता है उसका नाम क्या है व्याकरण की भाषा में? रेप।
तो जो विसर्ग है वो रेफ में परिवर्तित हो जा रहा है। ठीक है, तो कौन कौन से कंडीशन में देखो, दू के बाद जब ब आ रहा है तो दुर्बल, दू के बाद जब गम आया तो दुर्गम, नी के बाद जब आकार आया तो निराकार हो गया। यह आया तो भी वो विसर्ग है, वो जो वो रेफ वाला र बन गया, तो रेफ वाला र यानी आधा र, ये आधा र को ही ऐसे रेफ वाला र लिखा जाता है। ठीक है, तो चूंकि यहाँ आधा बना तो आ जुड़ जाने के कारण पूरा रा बन गया, इसलिए इसमें निराकार हो जाता है। निधंजन तो निर्जन यहां भी बना, रेप वाला रा जो विसर्ग है वो। दुधन चरित्र तो दुष्चरित्र बन गया, क्या बन गया, दुष्चरित्र बन गया। अब यहां एक बता दूं कि दुझन चरित्र जब जुड़ता है तो यहां पर ये सलजम का स वाला ही क्यों बना, समझाता हूं कैसे बनाओ। देखो, जैसे ये लिखा है दूह और ये लिखा है चरित्र, ठीक है, तो जो च है इसको देखें, स्पर्श व्यंजन के आधार पे वर्ग में जब बांटते हैं अलग अलग वर्ग में, तो च किस में आता है, तालव्य। च कौन सा वर्ण है, तालव्य वर्ग का वर्ण है, इनका उच्चारण तालव्य से होता है। और हम तीन प्रकार के स जानते हैं, एक होता है ये स, दंत्य स बोलते हैं इसको, सरोता के स को, और एक होता है सलजम के साथ जिसे तालव्य स बोलते हैं, तालव्य, और एक होता है षटकोण के साथ जिसे मूर्धन्य स बोलते हैं, मूर्धन्य। चूंकि ये विसर्ग के बाद, विसर्ग जिस व्यंजन से जुड़ रहा है वो तालव्य व्यंजन है च, इसीलिए उसके सामने जब ये विसर्ग जुड़ के स का निर्माण करेगा तो तालव्य स ही बनेगा। ये भी याद रखना है, तालव्य के साथ जुड़ रहा है तो विसर्ग तालव्य बनता है। अगर च के जगह में, अगर मान लो च की जगह में कोई ट वर्ग का रहता, मूर्धन्य वर्ग का, तो वो षटकोण का स बनता। ठीक, अगर दंत्य वर्ग का कोई वर्ण रहता तब ये दंत्य वर्ग का स बनता। तो ये इसका नियम होता है विसर्ग का स में बदलने का। चूंकि दुधन चरित्र च एक तालव्य वर्ग का है वर्ण है, इसलिए जो विसर्ग है वो तालव्य वाला स में बदल गया, दुष्चरित्र। दुधन ट तो दुष्ट, देखो यहां भी वही उदाहरण बताया, ट चूंकि मूर्धन्य वर्ग का वर्ण है इसीलिए दू का जो विसर्ग है वो मूर्धन्य स में बदला, दुष्ट षटकोण का स मूर्धन्य स है। हरि धन चंद्र, तो यहां पर च तालव्य वाला वर्ण है तो हरि का विसर्ग वो तालव्य स में बदला, सलजम का स। ठीक, अब देखें अगला, दूधन तर, दूधन तर तो दुस्तर। अब देखो त क्या है, दंत वर्ग का वर्ण है, इसीलिए ये दू शब्द का जब विसर्ग तर से जुड़ा तो ता चूंकि दंत वर्ग का वर्ण है इसलिए जो विसर्ग है वो दंत वर्ग का स बनेगा। तो ये जो सरोता का स बोलते हैं ना वो दंत वर्ग का स बना, इसलिए है दंत वर्ग का स है, इसलिए दुस्तर इस तरह लिखा है। निधन उपाय, निरूपाय, निरूपाय मतलब जिसका उपाय न हो। यश धन अभिलाषी तो यशो अभिलाषी हो गया, यशो अभिलाषी यहां ओ में बदल गया। पुरह धनकार पुरस्कार, यहाँ क, अब यहाँ क कौन सा है, कौन, अब क वर्ग का तो नहीं रहता ना भाई, क वर्ग का तो स ही नहीं रहता, तो वो जब जिस वर्ग का स नहीं रहता उस समय ये जो विसर्ग है वो दंत्य वाला स बन जाएगा, बना है ना।
तो पूरा धनकार में पुरस्कार। पय धंधा तो पयोद, ओ की मात्रा ज्यादातर बनता है, उदाहरण में देखें। ये परिधनकार परिष्कार। अब यहां पर देखो का, अब क तो कंठ वर्ग का है। अब यहां पर ये षटकोण का सा बन गया। अब क तो न तो मूर्धन्य का है, तो मूर्धन्य वाला सा कैसे बना? अब पुरस्कार में दंत्य वाला सा बन गया। तो यहाँ पर कौन सा नियम काम करता है, थोड़ा ये भी देख लेते हैं। तो परिधनकार तो परिष्कार हो गया। अब पूरा धनकार में पुरस्कार, तो भाई थोड़ा सा याद भी रख सकते हैं। पुरस्कार लिखते हैं तब तो ये वाला स लिखते हैं। अब क्या है ना, कुछ नियम से अलग भी होता है, यानी अपवाद वाला नियम भी होता है। तो एक जगह यहीं पर देख रहे हैं, जो विसर्ग है वो दंत स बना, क्योंकि ये वाला का तो कोई निश्चित का एक कंठ वर्ग का है, कंठ वर्ग का सा होता नहीं है। तो कंठ वर्ग जब सामने आए, विसर्ग के सामने कंठ वर्ग का या तालव्य मूर्धन्य और दंत को छोड़कर कोई दूसरे वर्ग का वर्ण है, तब तब के समय हमको थोड़ा सा अपने ज्ञान के आधार पे कि किस तरह के शब्द देखे हैं उसके आधार पे सोचना है। तो पूरा धनकार पुरस्कार इस तरह लिखा होता है, जान रहे। परिधनकार तो परिष्कार, पयाधंधी तो पयोधि हो गया। उसी तरह बाकी इधर तो देख लिए, निधन जल तो निर्जल, यहाँ आधा र बना, निधन जल तो निर्जल, निधन चय निश्चय, तो च तो चलो तालव्य वाला है तो तालव्य वाला स बना, निधन चल तो निश्चल। तो ये जब निश्चित हो विसर्ग के बाद, ये तालव्य वाला वर्ण और दंत्य वाला वर्ण और मूर्धन्य वाला, तब ये निश्चित रहता है कि विसर्ग कौन सा स बनेगा। लेकिन इन तीनों वर्णों के, इन तीनों वर्ग के वर्णों के अलावा क वर्ग का दे दिया या कंठ वर्ग का दे दिया वर्ण या ओष्ठ वर्ग का, तब की कंठ या ओष्ठ वर्ग का ये वर्ण दे दिया, तब की स्थिति में हमको थोड़ा अपने पूर्व ज्ञान का उपयोग करना है। तो इस तरह से हमारा तीनों प्रकार हो गया यहाँ पर कंप्लीट संधि का, स्वर संधि, व्यंजन संधि और विसर्ग संधि। अब देखते हैं इससे संबंधित कुछ प्रश्न से हमने क्या समझा है ये पता चलेगा। क्या समझा है, कितना समझा है संधि को, ये पता चलेगा। तो चलो प्रश्न एक देखते हैं। वागीश लिखा है, तो ये इसके चार ऑप्शन दिए हैं। वा धन कैस, वाकई धन श, वाक धन गीस, वाक धन इस। तो कौन सा सही होगा कमेंट करना है। ऑप्शन नंबर डी। ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही जवाब है। वाक धन इस से बना है ये वागिस। दरअसल ये जब इसको हम अलग अलग और करें तो ये इस तरह से होता है। तो ये वाक धन इस, ये बड़ी ई का मात्रा होता है हमेशा इस में, ये भी याद रखना रहता है। तो ये क्या होता है, जो ये प्रथम शब्द का अंतिम जो व्यंजन है हलंत वाला, ये इस वर्ग का तीसरा वर्ण बन जाता है। तो क ख ग, क वर्ग का तीसरा वर्ण है ग, तो आधा का
ग में बदल जाता है तब वही बन जाता है वागिस। बिल्कुल सही जवाब। अब दूसरा प्रश्न को ध्यान से देखो। वांग्मय पढ़ते हैं इसको, तो वांग्मय का सही संधि विच्छेद कौन सा होगा? ऑप्शन ए, ऑप्शन बी, ऑप्शन सी, ऑप्शन डी। ऑप्शन सी। ऑप्शन सी। ऑप्शन सी बिल्कुल सही जवाब है। चलो इसका उत्तर देखते हैं, क्लियर हो जाएगा। बिल्कुल सही जवाब। अब देख लेते हैं ये प्रश्न तीसरा। उच्चारण का सही संधि विच्छेद कौन सा होगा? ऑप्शन ए, ऑप्शन बी, ऑप्शन सी, ऑप्शन डी। ऑप्शन डी। ऑप्शन डी बिल्कुल सही जवाब है। उत्धन चारण। तो यहाँ पर जो व्यंजन है आधा ता वो आधा च में बदल जाता है तो वो चारण शब्द बन जाता है। ये पढ़ाते समय भी बताया हमने। चल बिल्कुल सही। अब देखते हैं अगला प्रश्न जो लिखा है अनुच्छेद। तो अनुच्छेद का सही संधि विच्छेद पहचानना है। ऑप्शन नंबर बी। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही जवाब है। ये अनुधन छेद से। तो इसमें पहचान बताया था मैं कि जब भी दूसरे शब्द का प्रथम अक्षर छ रहे, दूसरे शब्द का प्रथम अक्षर छ रहे, तब के कंडीशन में ये पहला शब्द सेम टू सेम लिखना है, दूसरा शब्द भी, लेकिन छ के पहले आधा च आ जाता है। तो इस तरह से नियम बना है। तो बिल्कुल सही जवाब है। चलो देखते हैं अगला प्रश्न। ये प्रश्न हमारे सामने आ गया। प्रतीक्षा। प्रतीक्षा का सही संधि विच्छेद ढूंढना है। कौन सा होगा? प्रतिधन इक्षा। तो हो गया प्रतीक्षा। अब ऐसा क्यों हुआ उसको समझें। अगर मैं प्रतिधन इक्षा को सही मानूं तो इस तरह है ये। अब इसको देखें, प्रति में प्रति को और संधि विच्छेद करें तो प्र कर देते हैं, धन आधा ता और छोटी ई की मात्रा। ये तो ये छोटी की मात्रा और बड़ी की मात्रा इन दोनों में क्या हुआ है? संधि हुआ है। तो छोटी बड़ी मिलके बड़ी हो जाता है, ये हमने पढ़ा था। इस तरह से ये प्रति लिखा है, उसमें छोटी की मात्रा है ता में, वो बड़ी का मात्रा देखो बदल गया, क्योंकि छोटी ई ती का और इक्षा का बड़ी ई मिलके बड़ी ई बन गया है। तो ये बिल्कुल सही बना है। ऑप्शन डी क्यों गलत है उसको समझे। क्योंकि प्रतिधन छा को जोड़ा तो यहाँ कोई विकार उत्पन्न नहीं हुआ, ये भी समझना है। जबकि संधि में जो वर्ण आपस में, जो स्वर या जो व्यंजन वर्ण आपस में जुड़ते हैं तो उनको विकार उत्पन्न होना जरूरी है। तो यहाँ विकार उत्पन्न ही नहीं हुआ है। ठीक। अब प्रा में आ है तो आ और ई मिलके तो आई बन जाता है। ऐसा तो कुछ हुआ नहीं। इस तरह से यही इसका सही है। यहाँ भी विकार उत्पन्न नहीं हुआ है। ऑप्शन ए, ऑप्शन डी में विकार उत्पन्न हुआ ही नहीं है। चलो देखते हैं अगला प्रश्न। प्रश्न सामने आ चुका है। यथार्थ लिखा है ये। यथार्थ का हमको सही संधि विच्छेद ढूंढना है। ऑप्शन नंबर ए। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही जवाब है। यथार्थ में यथा का आ और अर्थ का अ
आ और अ मिलके आ की मात्रा बन गया, यानी याथा हो गया। इस तरह ये सही है। बाकी यहाँ देखें तो कोई विकार उत्पन्न ये दोनों के जुड़ने पर नहीं हो रहा है, जैसा कहे तैसा जोड़ दिया गया है। या लिख दिया है शुरू में, जबकि प्रश्न के यानी शब्द के शुरू में यह है तो या वाला होगा नहीं। अब यहाँ पर थ में अ, तो ये यथ धनर्थ ये गलत है। चलो अगला देखें शब्द क्या है ये। तो आ गया हमारा अगला शब्द धर्मा धर्म। धर्मा धर्म का सही संधि विच्छेद ऑप्शन ए, ऑप्शन बी, ऑप्शन सी, ऑप्शन डी क्या होना चाहिए? ऑप्शन नंबर बी। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल गलत जवाब है। ऑप्शन नंबर सी सही जवाब। धर्मा धर्म दरअसल धर्म और अधर्म शब्दों से बना। यहाँ पर ये आकर आधर्म हो गया ना। आधर्म सार्थक शब्द नहीं है, आधर्म शब्द नहीं होता, अधर्म होता है विलोम शब्द अधर्म। तो धर्म और अधर्म शब्द का जब हम संधि करते हैं, आपस में जोड़ते हैं दोनों शब्दों को, तब धर्मा धर्म होता है। ठीक, ये धर्मा धर्म ये भी गलत हो गया, क्योंकि ये दोनों को जोड़ने पर विकार ही उत्पन्न नहीं हुआ है। ये तो जैसा लिखा है वैसी केवल शब्दों को जोड़ दिया गया, तो ये हो ही नहीं सकता। क्लियर था। दूसरा, ये धर्मर अधम हो जाएगा, धर्मर्धम हो जाएगा। ये धर्मर्धम नहीं लिखा है, धर्माधर्म। तो ये पढ़ने से भी क्लियर हो रहा है कि ये नहीं हो सकता। ठीक, यहाँ आधर्म शब्द से क्लियर हो रहा था कि आधर्म शब्द हम पढ़े नहीं है, आधर्म सार्थक शब्द नहीं है, तो इसलिए ये गलत हुआ। तो ऑप्शन सी बिल्कुल सही है, धर्म धन अधर्म, यानी धर्म का विलोम शब्द अधर्म होता है, दोनों को जोड़ने पर धर्माधर्म होगा। तो ये थोड़ा सा गलत जवाब हुआ ये। अब देखते हैं अगला प्रश्न। वनौषध, वनौषध है ये, वनौषध के लिए सही संधि विच्छेद हमको चयन करना है। कौन सा? ऑप्शन नंबर सी, वन धन औषध। यहां जानना है औषध, औषध में क्या होता है, जड़ी बूटी से जो दवाई बनता है उसके लिए शब्द प्रयोग में लाते हैं औषध, और औषध से एक शब्द बनता है औषधि। क्या बनता है? औषधि। तो औषध, औषध या औषधि, तो इस शब्द को याद रखना। तो वन धन औषध का अर्थ हुआ कि वनों से प्राप्त होने वाली औषधि यानी दवाई, जड़ी बूटी, उसी को वन औषध कहा जाता है। तो ये बिल्कुल सही जवाब है। अगला प्रश्न, स्वर्य, राजेश्वर्य का सही संधि विच्छेद कौन सा होगा? नंबर डी। तो राजेश्वर्य, यहां देखें, राजेश्वर्य, राजे पहली बात तो रहेगा नहीं, इसलिए गलत। राजेश्वर्य का सही संधि विच्छेद होगा ऑप्शन बी। क्यों? क्योंकि ज में एक ही मात्रा है, आ और अ मिलके अ हो जाता, लेकिन ए नहीं होता। तो चूंकि राजेश्वर्य में ए हुआ है, तो ज का अ और ईश्वर्य का ई, और हम जान रहे हैं अ ई मिलके ए होता है, तो इस तरह ज में ई जुड़ गया, तो ये राजेश्वर्य, ये गुण स्वर संधि वाला है। गुण स्वर संधि में अ ई मिलके ए की मात्रा बनता है, और अ के साथ जब ए हो जुड़ जाता है तब वो अ की मात्रा बनता है। तो इस आधार पर सही उत्तर
ऑप्शन बी होगा। यहाँ तो आय और अ है तो वो जुड़ता तो अय बनता। नहीं लिखा है राजेश्वरी में, एक ही मात्रा है जम, तो सही उत्तर राजधन ऐश्वर्य। अगला प्रश्न देखें, बहुउद्देशीय, बहुउद्देशीय का सही संधि विच्छेद कमेंट करना है। बी। ऑप्शन नंबर बी की डी? बी बी। बी, ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही होना चाहिए। चलो देख लेते हैं, बिल्कुल सही जवाब है बहुउद्देशीय। ठीक, तो इसमें छोटा ऊ की मात्रा है और ऑप्शन ए में बहु की, बड़ा ऊ की मात्रा दिया है हमें, इसलिए नहीं हो सकता। बहुउद्देशीय जो लिखा है तो लास्ट में यह है, जबकि ऑप्शन सी में यह नहीं लिखा है तो इसलिए नहीं हो सकता। और यह बड़ा ऊ की मात्रा है तो ये भी नहीं हो सकता, तो यही ठीक। चलो देखते हैं अब ये शब्द भूर्ध्व, इसको पढ़ते हैं भू, फिर आधा ध, उसके बाद वह भूर्ध्व। भूर्ध्व का सही संधि विच्छेद कमेंट करना है। इस प्रश्न का सही उत्तर होगा ऑप्शन डी, क्योंकि जब हम भूगोल लिखते हैं तो ऐसे लिखते हैं। अब भूगोल का ये जो भू है ये प्रदर्शित करता है पृथ्वी को। किसको? पृथ्वी को। भू यानी पृथ्वी, अब भू माने धरती, भूमि, भू का तात्पर्य भूमि से है, पृथ्वी से है। भूमि ज्यादा ना कहें, पृथ्वी से कहें तो भूगोल गोल है माना जाता है, इसी तो आया है। तो ये जो भू है, जो जिसका अर्थ पृथ्वी होता है, उसमें बड़ा ऊ का मात्रा होता है। सी नहीं हो सकता, आप डी भू ऊर्ध्व, भूर्ध्व होगा। क्लियर? चलो तो आज का ऑनलाइन क्लास यहीं पर विराम देते हैं। बचा हुआ जो प्रश्नोत्तरी है उसे लेकर कल पुनः उपस्थित होंगे। तब तक के लिए गुड नाइट।